लेकिन राहुल गांधी जो कहते हैं वो ये कहते हैं कि ये सरकार सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करती है, एक पेपर तो ठीक से करवा नहीं पा रही है। नीट पेपर लीक कांड हो या सीबीएसई में हुई गड़बड़ी हो, राहुल गांधी मुखरता के साथ सवाल पूछ रहे हैं और आप उन्हें ही गलत बताने देखिए, जो इन्होंने नीट में ही कहा है, इन्होंने ट्वीट किया जिस कंपनी का नाम लेके, मैं कोई कंपनी में, इनसे पूछिए तेलंगाना में इनकी यूनिवर्सिटी किस कंपनी से करवा रही है, धारवाड़ में इनकी यूनिवर्सिटी कर्नाटक में किससे करवा रही है, बेंगलोर में जो है इनकी यूनिवर्सिटी किस। जवाब दें राहुल गांधी जी। भाई साहब, अगर आप ये कह रहे हैं कि इस संस्थान की वजह से गड़बड़ हुआ, यानी कोई एक जो भी एजेंसी है उसी एजेंसी से आप काम करवा रहे हैं, एजेंसी खराब है तो अपने यहां की यूनिवर्सिटी से विड्रॉ कर दीजिए। वास्तविकता क्या है, देखिए, इस विषय पे सरकार बहुत संवेदनशील है, सजग है, सतर्क है और इसके ऊपर सीबीआई इंक्वायरी भी सेटअप हो गई है। और शिक्षा मंत्री जी ने भी कहा है कि जो हुआ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था और उसको लेकर सरकार पूरी दृढ़ता के साथ काम कर रही है और ऐसा असंवेदनशील बयान नहीं देती है कि 20-20 पेपर लीक हुए थे राजस्थान में और तब उनके मुख्यमंत्री से पूछा गया तो अशोक गहलोत जी ने क्या बोला था, मैं जादूगर हूं, मैं सब ठीक कर दूंगा। ये जादूगर टाइप का जवाब नहीं दिया गया था। मगर मैं राहुल गांधी जी से कहना चाहूंगा, भाई साहब, आप तो वो छात्र हैं जो फॉर्म ही नहीं भरते हैं और कहते हैं कि मुझे पास घोषित कर दिया जाए। आप उस वोटर क्लास के रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं जो कहता मैं कागज ही नहीं दिखाऊंगा मगर मुझे नागरिक मान लिया जाए। वक्फ बोर्ड में कहता मैं जमीन का कागज नहीं दिखाऊंगा, जमीन मेरी मान ली जाए। ऐसा कोई एग्जाम हो सकता है जिसमें कोई कहे कि मैं कॉपी जमा ही नहीं करूंगा, मैं आई कार्ड दिखाऊंगा ही नहीं, मगर मैं कह रहा हूं कि मुझे विषय का इतना ज्ञान है तो मुझे पास मान लिया जाए। लेकिन उन बच्चों का क्या सुधांशु जी, जो आई कार्ड भी दिखा रहे हैं, जो मेहनत भी कर रहे हैं, जो कॉपी भी जमा कर रहे हैं और आखिरकार फिर उन्हें खबर मिलती है कि उनका पेपर लीक हो गया और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो गया। देखिए, इस बार जो हुआ है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण ही नहीं, बड़ा विचित्र हुआ है। क्योंकि पेपर लीक होना यह होता है कि पेपर छपे और छपने के बाद जहां पर सेंटर होता है वहां से बीच में लीक हो जाए। यहां तो इस प्रकार का आरोप लग रहा है जो पेपर सेटिंग करने वाले थे, मतलब उन्होंने ही अगर इस विषय को बाहर कर दिया है तो यह तो एक अलग प्रकार का डायमेंशन हो गया। इसको तो टेक्निकली लीक नहीं बल्कि कुछ और कहना चाहिए शब्द, जो कि अभी फिलहाल शब्द नहीं है। यानी पेपर सेटिंग करने वाला ही जब बेईमान हो गया तो अब उसके लिए क्या किया जा सकता है, तो अब उसकी व्यवस्था की जा रही है कि अब पेपर सेटिंग की व्यवस्था में जो भी टेक्निकल यूज करना होगा, कोई किस ढंग से होगा कि एक व्यक्ति के हाथ में ज्यादा प्रश्न ना रहे, किसी को पूरा प्रश्न पत्र ना पता लगे, अब उसकी भी व्यवस्था करने का प्रयास किया जा रहा है। नहीं, लेकिन पेपर लीक पर सवाल सरकार से पूछा जाएगा, लेकिन सरकार ठीकरा राहुल गांधी पर फोड़ती है। अब राहुल गांधी विपक्ष में है तो पूछेंगे ना आपसे कि पेपर लीक क्यों हो रहे हैं। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि राहुल गांधी की फ्रस्ट्रेशन है, अब विपक्ष सवाल भी ना पूछे। नहीं, सवाल वो पूरा पूछे, पर फ्रस्ट्रेशन है इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, ये बताइए क्यों नहीं फ्रस्ट्रेशन होगी? पिछले 99 चुनाव वो हार चुके हैं, अब शतक में एक कम रह गया है, तो फ्रस्ट्रेशन बहुत स्वाभाविक है। आप एक और बात समझिए, फ्रस्ट्रेशन क्यों नहीं होगी? हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी हैं, भाजपा को बने हुए 46 साल हो गए और जनसंघ से जोड़ लें 1951 से तो 75 साल हो गए। आज बीजेपी को 75 साल के सबसे ऊंचे मुकाम तक पहुंचाया है। और अंग्रेजों के जमाने में एलन ऑक्टेवियम ह्यूम के द्वारा, वॉइस रॉय डफरिन के जमाने में 28 दिसंबर 1885 को स्थापित कांग्रेस के 141 साल हो गए, 140 हो गए, 41 दिसंबर में होंगे। राहुल गांधी ने 140 साल के इतिहास में कांग्रेस को सबसे निचले स्तर पर पहुंचाया। तो भाई साहब, फ्रस्ट्रेशन तो होगा ही। और उसके बाद क्या है? उसके बाद कुछ मानने को राजी नहीं होना है। और आप एक और बात देखिए, मतलब मैं उसमें कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता, ये उनका नितांत व्यक्तिगत अधिकार है। इस समय उन्होंने कुछ जो ध्वजा भी बना रखी है, वो भी थोड़ी फ्रस्ट्रेटेड टाइप आदमी की होती है। लंबी सी खिचड़ी दाढ़ी बढ़ी हुई हो, आधी टी शर्ट पहन के, पैजामा पहन के, और फिर अनाप शनाप बोलना शुरू कर दे, ये गद्दार है, वो फलाना है, ढिमाका है। तो मुझे लगता है उनके व्यक्तित्व में, उनके परिवेश में, उनकी वाणी में, उनके वेश में आप देखें तो मुझे लगता है वो फ्रस्ट्रेशन के सांगोपांग स्वरूप नजर आएंगे। मतलब वो चिर युवा ही नहीं, राहुल जी चिर व्याकुल भी नजर आएंगे आपको, उनके पूरे व्यक्तित्व में वो दिखाई पड़े। तो राहुल गांधी क्या बीजेपी के लिए भी जरूरी है कि राहुल गांधी कोई ना कोई गलती करते रहेंगे, कोई ना कोई बयान ऐसा देते रहेंगे जिससे असल मुद्दों से आप ध्यान भटका सकें और पूरा डिबेट राहुल गांधी पर शिफ्ट हो जाए? देखिए, असल मुद्दे तो, अब जो असल मुद्दे की बात करते हैं तो मैं असल मुद्दे की बात करना चाहता हूं। आज विश्व में इतनी बड़ी चुनौती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दुनिया में कोई भी ऐसा देश बताइए जो इस प्रॉब्लम से ना जूझ रहा हो। मैं कहता हूं आज ही के समय खोलिए, सैन फ्रांसिस्को में कितना लीटर पेट्रोल है?
मिनिमम 10-20% से लेकर 40% अमेरिका में बढ़ा है, यूरोप में 20 से 40% बढ़ा है, एशिया के मार्केट्स में तो 60% तक बढ़ा है, भारत में अभी भी 10% बढ़ा है। आज भी महंगाई की दर 3.5% है, जो आरबीआई द्वारा निर्धारित 4% की दर के रेंज में है। इस बुरी परिस्थिति में, और इस बुरी परिस्थिति में भी भारत की विकास दर 7.4% है। इस बुरी परिस्थिति में भी हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है, $680 बिलियन हुआ। इस बुरी परिस्थिति की बात कर रहा हूं। उसके बावजूद, जबकि दुनिया में सारे देशों की स्थिति क्या हो गई है वो आपको सबको पता है, इसके बावजूद आज हम चौथी बड़ी इकोनॉमी तो है ही, चौथे बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं, तीसरे बड़े ऑटोमोबाइल के मैन्युफैक्चरर हैं, दूसरे बड़े मोबाइल हैंडसेट के मैन्युफैक्चरर हैं, डिजिटल ट्रांजैक्शन में दुनिया के नंबर 1 के देश हैं। आज की डेट में भी हमारी यह स्थिति है। तो मुझे लगता है, और इसके बाद 80 करोड़ लोगों को अनाज मिल रहा है, 16 करोड़ उज्ज्वला योजनाएं मिली हैं, 56 करोड़ लोगों के हाथ में जनधन अकाउंट है, और आज 1 अरब से अधिक लोगों के हाथ में मोबाइल फोन्स हैं, और 94 करोड़ स्मार्टफोन्स हैं। ब्रॉडबैंड कनेक्शंस 80 करोड़ से ऊपर हैं, और वो तब है जब कनेक्टिविटी के साथ कॉस्ट क्या आई है। आज से 12-13 साल पहले 1 GB डाटा 300 रुपए के आसपास आता था पर मंथ, आज 1 GB डाटा 19-20 रुपए पर मंथ पे आता है। तो मुझे लगता है, और रेलवे का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है। भारत वो देश जो नेट इंपोर्टर था, किस चीज का? डिफेंस इक्विपमेंट्स का, अब हम एक्सपोर्टर हो गए। इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल ब्रह्मोस को हमने फिलीपींस को एक्सपोर्ट कर दिया, इंडोनेशिया को एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं, वियतनाम से बात चल रही है। आज स्थिति यह है कि भारत उस मुकाम पर पहुंचा, जैसे अभी आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी विदेश यात्रा पे गए, यूएई ने हमें 30 मिलियन बैरल स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व में ऐड करने के लिए तेल देने का तय किया। आज भारत उस स्थिति में है कि सेमीकंडक्टर और चिप जो बनाते हैं उसके लिए एएसएमएल जो डच कंपनी है, उसने भारत के साथ करार किया। आज आप सोचिए, मैं एक सिंपल सी बात बताना चाहता हूं, गूगल ने दुनिया में अमेरिका के बाहर सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट कहां करने का अनाउंस किया है। एआई समिट में आया था, कहा विशाखापट्टनम में $19.5 बिलियन करेंगे। फॉक्सकॉन चिप बनाने की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, उसकी चाइना के बाहर सबसे बड़ी फैक्ट्री कहां बनी है? भारत में। आईफोन जो दुनिया का सबसे हाई एंड फोन माना जाता है, चाइना के बाहर सबसे बड़ी फैक्ट्री कहां बनी है? भारत में। सैमसंग जो दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल हैंडसेट बनाने की कंपनी है, उसकी दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री कहां है? यहीं नोएडा में।